क्योंकि अगर देखा जाए तो हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं, आज़ादी से पहले तो अंग्रेजी हुकूमत ने भी इसे अवैध बताया था। उसके बावजूद वक्फ बोर्ड की जो ताकतें थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और 2013 में लास्ट जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस टाइम पर ये लोअर हाउस और अपर हाउस में भी ये बिल पास किया गया। तो ये लैंड माफिया हो रहा है, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट की भी आप बात कर रहे हैं और तमाम तरह की, तो ये पूरा जो सर्कल है ये वक्फ बोर्ड ये काम कैसे करता है? सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी क्लेम कर लेंगे, प्रॉपर्टी क्लेम करने के बाद दूसरी पार्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो उनकी है। अगर कागजात पूरे नहीं होते तो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी। तो ये इनकी फंक्शनिंग है। तो इसमें अब कितने सारे लूप होल्स हैं, आप स्टेज वाइज देखो, कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो इसीलिए ये अमेंडमेंट जो आया है, ये बहुत ज़रूरी अमेंडमेंट आया है। तो ये प्रोसेस आए, इसलिए ज़रूरी है कि अमेंडमेंट्स आएँ। और साथ ही में मुझे लगता है कि अगर आप दूसरी कंट्री से भी कंपैरिजन करो, कि अगर आप सऊदी से कंपैरिजन करो या ओमान से कंपैरिजन करो, वहाँ पे सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ ही हैं और मुस्लिम लोग ही हैं, तो उन्होंने भी किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड को इतनी पावर नहीं दी गई है जितनी हमारे देश में देते जा रहे हैं। अब आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा कह लो कि पॉलिटिकल एजेंडा खेल रहे हैं, या आप कुछ भी कह लो, पर एज़ पर द लॉ अगर हम एक आम इंसान की तरह सोचें तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। मतलब आप एक मिनट में आपको टोक रहा हूँ, मतलब आप ये कहना चाह रही है कि ये जो वक्फ बोर्ड से जो लोग प्रताड़ित हैं वो सिर्फ गैर इस्लामिस्ट नहीं लेकिन मुस्लिमों पे भी इफेक्ट कर रही है चीज़? 100%। देखिए, सबसे ज़्यादा तो अफेक्ट मुस्लिम्स पे ही कर रही है। तो आज अगर हम खड़े हैं तो मुझे लगता है अगर मैं आवाज़ उठा रही हूँ तो मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों के लिए ही उठा रही हूँ एक तरह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड लोग हैं तो मुस्लिम भाई बहन ही तो हैं हमारे। और आज अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो उन्हीं की भलाई की बात कर रहे हैं कि उनसे कोई ज़बरदस्ती किसी गैर कानूनी तरह से प्रॉपर्टी वक़्फ़ में ना जाए, उनसे प्रॉपर्टी छीन के वक़्फ़ बोर्ड को ना दी जाए। तो ये जो चीज़ है ये समझनी पड़ेगी, और अदरवाइज़ भी मुझे लगता है कि देश के हित में जाएगा ये फैसला अगर अमेंडमेंट्स आती हैं। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉपर्टी कहीं से भी इधर से उधर हो रही है तो उसका एक प्रोसेस होना, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना कि कैसे क्या हो रहा है, उसके कागजात होना, उसकी प्रॉपर्टी की चेन होना, रजिस्ट्रेशन होना, रिकॉर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मतलब आपने बताया कि 3rd नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड, तो अगर हम उससे पहले अगर पूछना चाहें कि 1-2 नंबर पर किसका नंबर आता है, क्योंकि ये बहुत समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑडियंस के लिए समझना बहुत मुश्किल होगा कि तीसरे नंबर पर कैसे, किस चीज़ में, क्योंकि रियल एस्टेट की भी बात कर सकते हैं और भी। तो अगर आप बताना चाहें कि आगे जी, सबसे पहले जो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो है डिफेंस के पास। नंबर 1 पे आता है डिफेंस, सबसे बड़े लैंड ओनर्स डिफेंस हैं। नंबर 2 पे आता है रेलवेज़, सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं वो रेलवेज़ करते हैं। और नंबर 3 पे, आप हैरान होंगे लेकिन नंबर 3 पे आता है हमारा वक्फ बोर्ड। तो इतनी प्रॉपर्टी उनके पास है आज की डेट में, जो कि कुछ टाइम पे मैंने आपको बताया डेटा, कुछ टाइम पे सिर्फ 50-60 हज़ार प्रॉपर्टीज़ थी। आज वो प्रॉपर्टीज़ 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। 200 करोड़ पर एनम का जो है इनका टर्नओवर है, शायद ज़्यादा होगा, ऑन रिकॉर्ड इतना है 200 करोड़ पर एनम का। तो ये जो 200 करोड़ पर एनम ये लोग ले रहे हैं, ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बेनिफिट में तो नहीं लगा रहे हैं।